बॉक्सिंग एक आर्ट है। बॉक्सिंग दिमाग से खेली जाती है, अपने परिवार में, अपने खानदान में, हमारे कुनबे में। हाइट में सबसे छोटा, वेट में सबसे कम वो बच्चा था। एक खिलाड़ी और एक एक्ट्रेस की जिंदगी बहुत कम होती है, तो हमें उस थोड़ी सी जिंदगी में ही अपने बारे में सबको बताना है। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई है वृंदावन में, और महाभारत की लड़ाई करने के लिए आए वो कुरुक्षेत्र। क्यों उन्होंने कुरुक्षेत्र चुना? अब हम कुछ खेल के आते हैं, बॉक्सिंग वाले या रेसलिंग वाले 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स आती है, 4 साल में एशियन गेम आती है, तभी उनको जान पाते हैं। उसके अलावा वो कहीं पे दिख ही नहीं रहे। सुधा मूर्ति जी थी वहां पे, है ना, और ये दीपेंद्र गोयल भाई थे, और नारायण मूर्ति जी थे वहां पे। तो उस स्टेज पे मुझे जाने का मौका मेरी फाइट की वजह से मिला, बिकॉज मेरी फाइट भी नेटफ्लिक्स पे आने वाली थी, और कपिल भाई का शो भी नेटफ्लिक्स पे आता है। दारू कभी नहीं पी मैंने, सिगरेट कभी नहीं पी, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पी, मैंने चाय कॉफी, मैंने आज तक बचपन से लेके आज तक मैंने चाय कॉफी नहीं पी है। अपना जो खंडका होता है हमारे हरियाणा में, उसको क्यों ना फेमस करूं मैं जैसा बिग बॉस में था, मैं वैसा ही रियल लाइफ में भी वैसे ही। मैंने आज तक ना जिंदगी में प्लान ए पे काम किया, बी पे कभी काम ही नहीं किया। मारूंगा मैं 101% उसको मैं मारूंगा। मेरे में जीरो टैलेंट है, बट मेरे अंदर जो सबसे अच्छा टैलेंट है। मैं इस वक्त हूँ यमुनानगर हरियाणा में, नीरज गोयात के फार्म हाउस पे। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारतीय बॉक्सर नीरज गोयात आज अड्डा अनफिल्टर्ड की शान बढ़ा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। वेलकम टू यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू सर, सबसे पहले ये बताएं कि बॉक्सिंग ही क्यों? ये तो मेरे को भी नहीं पता चला। कब डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया? मतलब मैं सब जगह बताता हूँ, है ना, और इसके पीछे जो स्टोरी है वो ये थी कि मैं अपनी क्लास में, अपने परिवार में, अपने खानदान में, हमारे कुनबे में, हाइट में सबसे छोटा, वेट में सबसे कम वो बच्चा था। और हम जब गांव में रहते थे, मैं छोटा सा, तीसरी चौथी क्लास तक हम गांव में रहे होंगे। मेरा गांव करनाल डिस्ट्रिक्ट के पास है, बेगमपुर, वहां रहते थे। तो जो हमारी हवेली थी ना, जो मेरे दादा के दादाजी ने जो हवेली बनाई थी, तो दादा नेतराम था उनका बाप, तो आगे हम शायद 6ठी या 7वीं जनरेशन हूं मैं, तो हम सब उसी हवेली में रहते थे। आगे मेरे दादा और दो तीन भाई थे, जो मेरे दादाजी के दादा थे, आगे उनके 2 बच्चे थे। आगे मतलब ना हम बच्चे बच्चे जो इकट्ठे होते थे ना, हम 20-25 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे, उनमें सबसे कमजोर मैं ही था। तो मुझे वो बैट बॉल खेलते हुए ना कभी भी मेरी बारी देते नहीं थे। अच्छा। मेरी बारी नहीं आती, फील्डिंग के लिए खड़ा कर देते थे। और मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसे भी नहीं, मतलब बुली भी नहीं मुझे कोई कर सकता था, बट कहीं ना कहीं जो कमजोर होगा, बच्चे को तो बड़े से डर लगता है ना वैसे। तो मेरे को ये था कि मुझे सबसे तगड़ा होना है। पर तगड़ा होने के बाद जब हम सिटी में मूव हो गए, फिर मैंने एथलेटिक्स वगैरह शुरू कर दी। फिर आराम आराम से मैं, मेरे को ही नहीं पता लगा मैं कब बॉक्सिंग में चला गया। तो मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्पोर्ट दोनों है बॉक्सिंग, तो क्या डिफरेंस है मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्पोर्ट में एक्चुअली? नहीं, अब इसको डिफरेंट क्या क्या है इनमें वो तो मैं भी नहीं बता सकता। मार्शल आर्ट में सारी आर्ट्स सब है, ना, बॉक्सिंग है, जूडो है, जिजुत्सु है, रेसलिंग है ना, कराटे, टाइकोमांडो, ये सब उसमें आ जाते हैं। कॉम्बैट स्पोर्ट में मुझे लगता है कि जो कॉम्बैट स्पोर्ट में हम एक तरह से कराटे और टाइकोमांडो में भी कई फॉर्म है, जिसमें ना सिर्फ टच करके वापस आना होता है। तो मुझे लगता है कि वो मार्शल आर्ट है, पर वो कॉम्बैट नहीं है।
है ना, और जिनमें इम्पैक्टफुल काम होता है, तो बॉक्सिंग है, पंचेस लग रहे हैं, है ना, तो मुझे लगता है ये कॉम्बैट है। एमएमए जो मिक्स मार्शल आर्ट जो यूएफसी आजकल फेमस हो रही है, उसमें मतलब इम्पैक्ट से कोई चीज लगती है, तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंस है इनमें। तो अलग अलग स्टाइल्स हैं बॉक्सिंग के, हाँ जी। जो स्टाइल्स हैं पुराने ट्रेडिशनल और जो नए स्टाइल्स हैं उनके बारे में हमारे उन दर्शकों को बताइए जिन्हें बॉक्सिंग के बारे में कुछ नहीं पता। बॉक्सिंग बॉक्सिंग अगर मैं बताऊं तो बॉक्सिंग ना बहुत ही बेसिक चीज है ना। बेसिक चीज क्या, सबको लगता है कि सिर्फ पंचेस मारने हैं, लगने के हिसाब से बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीज है कि मुक्के मार देंगे और काम खत्म। बॉक्सिंग में बता दूं वो बेसिक चीज नहीं है। सबको लगता है कि बॉक्सिंग बहुत बेसिक चीज है, बेसिक नहीं है। बॉक्सिंग एक आर्ट है, बॉक्सिंग दिमाग से खेली जाती है। और ये पंच मुझे आज तक मुझे 20 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए, मेरी आज भी कुछ गलतियां हैं, वो गलतियां आज भी नहीं ठीक हुई, है ना। तो अगर हम इसको बोल रहे हैं कि ये सिर्फ आर्ट नहीं है तो ठीक हो जाती है, तो अब तक ठीक हो जाती है ना। इसको टाइम लगता है, पॉलिश करने में टाइम लगता है, पॉलिश करने में। और शायद जब तक मैं बॉक्सिंग छोड़ूंगा तब तक मेरी कुछ गलतियां ठीक भी ना हो, है ना। तो मतलब बॉक्सिंग एक आर्ट है, और बॉक्सिंग दो तरह की है। अब मैं इसी सवाल में बता देता हूँ, बॉक्सिंग दो तरह की, एक है अमेच्योर बॉक्सिंग, एक है प्रोफेशनल बॉक्सिंग। अब मैं अमेच्योर और प्रोफेशनल में जब डिफरेंस बताता हूँ लोगों को समझ में नहीं आता। तो अमेच्योर बॉक्सिंग हम बोल सकते हैं जब कोई भी बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके बाद वो कॉलेज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई स्कूल में है, उसने मेडिकल की है, उसने +1 +2 में, उसके बाद वो एमबीबीएस करेगा, तब तक वो अमेच्योर है, जब तक वो पढ़ रहा होगा, है ना, वो एक्सपीरियंस ले रहा है, उसको पढ़ाने वाले हैं, उसको गाइड करने वाले हैं। बट जैसे उसकी एमबीबीएस एमडी कंप्लीट हो जाएगी, वो टर्न हो जाएगा डॉक्टर। वो डॉक्टर बनने के बाद वो प्रोफेशन हो गया उसका। आज तक वो फीस पे कर रहा था, उसको सिखाने वाले लोग थे। बट अब वो एक प्रोफेशन हो गया उसका, डॉक्टर बन गया, वो हॉस्पिटल में, या उसका खुद का हॉस्पिटल है, उसको पैसे आने लग गए, अब अर्न करेगा, है ना, अब अर्न करेगा। तो जो पहले जब अमेच्योर था, मतलब जब वो पढ़ाई कर रहा था, तो वो शायद पैसे नहीं कमा रहा था, और कोई स्टूडेंट पैसे कमाता भी नहीं है। लेकिन जब कोई प्रोफेशन में घुस जाता है, जब कोई वो डॉक्टर बन गया, तो वो पैसे अर्न करने लगे। तो ऐसे ही अमेच्योर और प्रोफेशनल बॉक्सिंग दो अलग चीजें हैं। अब अमेच्योर बॉक्सिंग, ये तो मैंने डिफरेंस बता दिया कि कितना डिफरेंस है। और अब वो डॉक्टर अपना नाम बनाएगा, वो जितना अच्छा उसका हॉस्पिटल होगा, वो जितना अच्छा जो जो उसके पास पेशेंट आए उनको ट्रीट करेगा, उसका उतना नाम बड़ा होता चला जाएगा, उसके पास उतने ज्यादा पेशेंट आएंगे, तो उतने ज्यादा पैसे कमाने लग जाएगा। ऐसे अब मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहा हूँ, मेरा जितना नाम बड़ा होगा, मुझे उतने ज्यादा अच्छे स्पॉन्सर्स मिलेंगे, उतनी ज्यादा मुझे फाइटें मिलेंगी, तो ये प्रोफेशनल है। अब अमेच्योर बॉक्सिंग और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या डिफरेंस है? अमेच्योर बॉक्सिंग हमारे, आप बॉक्सर देखते होंगे, ओलंपिक्स खेलने गए हैं अभी रिसेंट, निशांत देव, जो बहुत उसकी फाइट, बहुत वो ब्रॉन्ज मेडल वाली फाइट हार गया, तो उसके बारे में, निशांत देव के बारे में लोगों को पता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो निशांत अभी ये पेरिस ओलंपिक्स में था, तो वो 3 राउंड की फाइट कर रहा था। अपने इंडिया से हम रिप्रेजेंट करते हैं एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, या हम नेशनल खेलते हैं, वो अमेच्योर बॉक्सिंग है। बट अब वही निशांत देव अब पेरिस ओलंपिक तक अमेच्योर बॉक्सर था, अब वो यूएस से टर्न हो गया, अब वो प्रोफेशनल बॉक्सर बन जाएगा, क्योंकि उसने प्रमोटर के साथ साइन कर लिया है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग 4 राउंड से शुरू होती है, 4 राउंड, 6 राउंड, 8 राउंड, 10 राउंड, 12 राउंड, टाइटल फाइट 12 राउंड की होती है। तो ये खेलने के स्टाइल में फर्क है। और 3-3 मिनट के अमेचर में भी 3 ही मिनट के होते हैं। अमेचर में 3-3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। प्रोफेशनल शुरू ही 4 राउंड से होती है, 3-3 मिनट के 4 राउंड, 3-3 मिनट के 6 राउंड। अब जैसे अमेचर बॉक्सिंग से निशांत अब टर्न कर रहा है प्रो में, तो उसकी पहली फाइट ही 4 राउंड या 6 राउंड की होगी, तो वो प्रो बन गया है। अब तक अमेचर बॉक्सिंग में उसको जो इंडिया की फेडरेशन है, निशांत को वो संभाल रही थी। फॉर एग्जांपल जो मैंने डॉक्टर्स वाला दिया था, एमबीबीएस में उसके टीचर्स उसको संभाल रहे थे ना, एमबीबीएस करते हुए। तो सेम निशांत को जब वो अमेचर बॉक्सिंग कर रहा था इंडिया में पेरिस ओलंपिक से पहले तक, तो उसके कोचेस उसको गाइड कर रहे थे, उसकी फेडरेशन उसको पुश कर रही थी या नहीं कर रही थी, उसका सब कुछ उसके फेडरेशन के हाथ में था। अब वो यूएस में जाके एक प्रमोटर के साथ साइन हो गया है। अब निशांत को खुद को बिल्ड करना पड़ेगा। वो जितना अपने आप को बिल्ड करेगा, उतना ज्यादा उसका अच्छा नाम होगा, उतने ज्यादा उसके पास अच्छे पैसे आएंगे। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया डॉक्टर वाला, उसका अच्छा हॉस्पिटल होगा, वो पेशेंट्स को, मतलब जो अगर उसके जो अपोनेंट है उनको अच्छे से मारेगा, तो उसके पास पैसे ज्यादा आएंगे, उसका नाम अच्छा होगा। तो सारे बॉक्सर्स जो होते हैं सबकी अपनी अपनी स्टाइल्स होती हैं, तो आपकी क्या स्टाइल है? स्टाइल वाला सवाल ही आपने शुरू किया था, पर मैं बॉक्सिंग के बारे में बताने लग गया, वो भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। मुझे लगता है कि सब बॉक्सरों का ना
जब बेसिक सबका एक होता है, बट बेसिक के बाद चीजें चेंज हो जाती है, क्योंकि बेसिक में सबको वही चीज सिखाई जाती है कि हमें इतने पैर गार्ड खोल के खड़ा होना है, हाथ ऊपर रखने हैं, है ना, ऐसे ब्लॉक करना है, ऐसे मिस करना है। बट वो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, जब वो स्पारिंग्स करता है, स्पारिंग्स मतलब जो ट्रेनिंग में फाइट करता है, तो उस टाइम ना वो चीजें चेंज होने लग जाती हैं अपने आप ही। मतलब किसी ने इतने इतने डिग्री पे, जैसे मेरे ये लेग्स हैं तो मैं इतने खोल रहा हूँ, तो मैं कंफर्ट हो जाएगी मेरी बॉडी थोड़े ज्यादा खोलने के लिए या थोड़े कम खोलने के लिए, है ना। और किसी के हाथ, बॉडी का सबका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो किसी के हाथ लंबे होते हैं तो वो दूर दूर से अपने अपोनेंट को खिलाएगा, किसी के हाथ छोटे होते हैं तो उसको अपोनेंट के अंदर घुस के पंचेस मारने पड़ेंगे, तो स्टाइल अपने आप डेवलप हो जाता है। तो मेरे स्टाइल के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे कोच थे द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर कोच साहब। महावीर कोच साहब हमारे, मैं जब पुणे में ट्रेनिंग करता था तब थे, 2000 शायद 7 या 8 की बात होगी। तो उन्होंने मेरे को एक स्टाइल सिखाया था, गार्ड रखना। मैं ब्लॉक बहुत अच्छा करता था उस टाइम पे। इंडिया में 2008 में यूथ नेशनल चैंपियन बना था और मुझे मोस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड मिला था बिकॉज ऑफ माय गार्ड। मैंने किसी को पॉइंट दिए ही नहीं थे, मैं पॉइंट लेता लेता था, तो वो मेरा स्टाइल बन गया था गार्ड वाला, लोगों को पता चल गया था। देन फिर आराम आराम से बॉक्सिंग और डेवलप हुई, तो अब मेरा गार्ड भी अच्छा है, मैं डिफेंस भी अच्छा कर लेता हूँ, मैं मिस भी कर लेता हूँ, मैं हाथ नीचे करके भी खेल लेता हूँ। वो सिचुएशन के ऊपर है कि मुझे जैसा अपोनेंट लग रहा है और जैसा मैं उसके साथ सेट हो रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से चेंजेस करता रहता हूँ। तो अपने अपने बॉडी टाइप के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से, बॉडी टाइप के हिसाब से सबका एक बेसिक बन जाता है। फॉर एग्जांपल अब स्टाइल की बात करें तो हम, जैसे मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, मेरा हाथ लेफ्ट पैर ही आगे रहेगा, लेफ्ट हैंड ही आगे रहेगा। बहुत सारे बॉक्सर साउथ पे हैं, साउथ पे मतलब राइट हैंड उनका लीडिंग हैंड होगा, उनका लेग, राइट लेग ही आगे रहेगा। तो ये एक स्टाइल है। इसी में अब वो अलग अलग बन जाएगा, कोई साउथ कोई ऑर्थोडॉक्स है तो थोड़ा सा अलग स्टाइल से, वो बॉडी के हिसाब से सबका अलग अलग चेंजेस हो जाते हैं। और फाइट्स में भी चेंजेस होते हैं। फाइट में मतलब आपको देखने को मिलेगा कि जिस स्टाइल का बॉक्सर, उसकी ज्यादातर डोमिनेटिंग जो चीजें होंगी वो उसका ही बेसिक स्टाइल होगा, बट सिचुएशन के हिसाब से कुछ कुछ अलग चीजें हो रही होंगी। करेक्ट। हाँ जी। तो आपकी प्रो फाइट पहले कौन सी थी? मेरी प्रो फाइट 2013 में मैं पहली प्रो फाइट खेला था, और उसके पीछे रीजन ये था कि मैं 2012 का ओलंपिक क्वालिफाई नहीं हुआ था। एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में गया था मैं, वहां पे मैंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। मतलब मेरे लिए अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिस लड़के का गोल्ड आया था उस इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, उसकी और मेरी पहली फाइट आ गई। मैं 10 बराबर से उससे हार गया, 10 उसके 10 मेरे। जजेस का फेवरेट वो बन गया तो उसको जिता दिया। उसके बाद फिर 12 का ओलंपिक क्वालिफायर्स आ गया, तो ओलंपिक क्वालिफायर में जय भगवान भाई हैं, हरियाणा के मेरे सीनियर हैं, डीएसपी अभी हरियाणा पुलिस में, वो क्वालिफाई हो गए 12 के ओलंपिक्स के लिए, वो लंदन ओलंपिक्स में चले गए। मेरे को लगा यार अब कुछ भी नहीं हो रहा है, फिर मैंने हाथ पैर मारे और 13 में मुझे पहली प्रो की फाइट मिल गई। मैं चाइना में पहली प्रो फाइट खेला था अपनी, और मुझे याद भी नहीं किसके साथ थी, बट मैं पहली फाइट वहां पे खेला था। स्पॉन्सर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक स्पोर्ट्समैन की लाइफ में? जैसे अब मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ, अगर हम यही अमेचर बॉक्सिंग की बात करें तो अमेचर बॉक्सिंग में भी स्पॉन्सर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे एक खिलाड़ी अच्छा बन जाता है तो उसके डाइट के, उसके सप्लीमेंट्स के, उसके ट्रैवल के खर्चे बढ़ जाते हैं। तो उसके पास अगर अच्छे स्पॉन्सर्स होंगे, फॉर एग्जांपल किसी को नेशनल खेलने के लिए जाना और उसके पास अच्छा स्पॉन्सर है, वो फ्लाइट से जाएगा, वो 2 घंटे में कहीं पहुंच जाएगा। एक दूसरे खिलाड़ी के पास स्पॉन्सर नहीं है, वो ट्रेन से जाएगा, उसको 24 घंटे पहुंचने में लगेंगे। अब फटीक देखो कितनी ज्यादा होगी ना ट्रेन वाले को और उसको। तो स्पॉन्सर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खेल में। और वही मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग की बात करूं तो हमें फाइट पर्स बहुत अच्छा मिल जाता है, बट विदाउट फाइट पर्स के बाद जो एडिशनल चीजें होती हैं वो स्पॉन्सर्स की, हम उनकी ब्रांडिंग करते हैं, उसकी होती है। तो स्पॉन्सर्स तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जो एक्सट्रीम लेवल के ट्रेनिंग के खर्चे, कुछ और खर्चे, वो स्पॉन्सर से ही निकल जाते हैं। तो ये आर्ट आपने समझ ली थी कि स्पॉन्सर्स को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, मैंने कपिल शर्मा के शो में आपको देखा था, बहुत अच्छा लगा था, एंड तभी से मैं आपकी फैन बनी थी। पता तो था आपके बारे में, बट द वे यू स्पोक एंड ऑल, तो क्या वो स्क्रिप्टेड था स्पॉन्सर को अट्रैक्ट करने का? नहीं, वो कुछ भी आपको मैं बता दूं, कपिल भाई वाला या मैंने जो भी 2-3 रियलिटी शो किए, तो कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं किया मैंने आज तक, है ना। आपको आइडिया आया? वो मुझे जब मैं वैनिटी वैन में था तो मैं यही सोच रहा था कि क्या बातें करेंगे ना, वो मेरे से क्या पूछेंगे, बिकॉज मैं आपको बताऊं उसके पीछे ना वो सुधा मूर्ति जी थी वहां पे, है ना, और ये दीपेंद्र गोयल भाई थे,
और नारायण मूर्ति जी थे जी। वहां पे। तो उस स्टेज पे मुझे जाने का मौका मेरी फाइट की वजह से मिला, बिकॉज मेरी फाइट भी नेटफ्लिक्स पे आने वाली थी और कपिल भाई का शो भी नेटफ्लिक्स पे आता है। तो अब उसमें ये था कि अब जो मुझे मेरी फाइट प्रमोट करने के लिए नेटफ्लिक्स यूएस ने नेटफ्लिक्स इंडिया को बोला कि फाइट करनी है, बट मुझे पूरा टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि ऑलरेडी कपिल भाई के शो के सब प्लान होते हैं कि किसको कैसे जाना है, कौन कौन होगा। तो मुझे 2 दिन पहले फोन आता है मेरे मैनेजर को कि अभी इनका सुधा मूर्ति जी का और इनका है, तो क्या इस चीज के लिए आ सकते हो? मैं पुणे में ट्रेनिंग करता हूँ। तो मैंने बोला हाँ आ जाएंगे, क्योंकि ये रेपुटेटेड है, रिस्पेक्टेड है, पद्म श्री पद्म भूषण कितना बड़ा अवार्ड है कि उनके साथ मैं स्टेज शेयर करूंगा, मेरे लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात हो ही नहीं सकती। तो मैंने बोला ठीक है मैं जाऊंगा उसमें। तो मैं वहां पे गया तो मुझे कुछ इतना वो था ही नहीं कि बस मुझे पता दीपेंद्र गोयल भाई हैं, जोमेटो से हैं, और वहां पे जैसे जैसे बात हुई ना वो अपने आप ही निकल के आ गया। वो पता नहीं कैसे मैंने, और आपको मैं बता दूं कि वो मैंने रेड कलर का भी उसी दिन खरीदा हमने। मतलब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क किया। हाँ वही हुआ, मेरे दिमाग ने काम किया वहां पे और मैंने ऐसे बोल दिया। मैं आपको बताऊं हम लोग वो सिटी साइड को कौन सा है, प्लेडियम है ना, प्लेडियम प्लेडियम है ना, हाँ प्लेडियम मॉल है। हम प्लेडियम में गए, प्लेडियम से पहले हम यही थे अंधेरी में, 2-3 अंधेरी में भी 1-2 बड़ा। मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे थे कपिल भाई के शो में जाने के लिए। हाँ आपके चैनल पे। हाँ तो हमें कपड़े सच में नहीं मिल रहे थे, जहां पे भी देखे नहीं ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। फिर हम प्लेडियम गए और प्लेडियम में कुछ भी प्लान नहीं था, वो लाल रंग वाला बहुत अच्छा लगा, चलो ये डालते हैं। मेरा भी फेवरेट है। उसके बाद जब हम वैनिटी पे गए, मैं यार रेड जोमेटो है तो बस वो मेरे दिमाग में इतना था कि तो जोमेटो जैसा लग रहा हूँ मैं तो। एंड दैट वर्कड एंड यू गॉट द स्पॉन्सर। हाँ फिर उसके बाद बस वहां पे बात चल गई, मुझे भी नहीं पता था, मुझे पता मैंने रेड कलर डाला हुआ है बस। वो पता नहीं कैसे बात चल गई, वो अपने आप ही हो गया सारा काम। डाइट कितना इंपॉर्टेंट रहता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, या फिर देसी डाइट वर्क्स फॉर यू? नहीं मेरे लिए अब तक देसी डाइट ही वर्क कर रही थी और मुझे देसी डाइट ही अच्छी लगती थी, क्योंकि मैं अनहेल्दी खाता ही नहीं हूँ। मतलब देसी डाइट में, क्योंकि अपनी देसी डाइट में ना हम रोटी बहुत ज्यादा खाते हैं, तो रोटी में कार्ब्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, प्रोटीन कम हो जाता है, उसमें फैट थोड़ा, वो जो कार्ब्स है उसमें फैट वाला थोड़ा ज्यादा है। तो मुझे भी अब ये चीजें अब पता लग रही हैं, बिकॉज अब मेरे को ना मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा इंजरीज हैं, तो अब मुझे उनको रिकवर करने के लिए मैंने मेरा यूएस से कोच बुलाया हुआ है, तो वही मेरा डाइट का ध्यान रखता है। तो मुझे लगता है कि एक टाइम के बाद हम पहले कुछ भी खा सकते हैं, बट एक टाइम के बाद जब हम प्रो हो गए तो हमें डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्या हम क्या खा रहे हैं और क्या नहीं खा रहे हैं। वैसे तो मैं इससे पहले भी कभी मैंने अनहेल्दी खाया ही नहीं, कभी भी मैंने अनहेल्दी नहीं खाया। मैंने दारू कभी नहीं पी, मैंने सिगरेट कभी नहीं पी, मैंने कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं पी, मैंने चाय कॉफी मैंने आज तक बचपन से लेके आज तक मैंने चाय कॉफी नहीं पी है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब मैं बाहर कहीं दूसरे देश में गया हूँ और हमें जंक फूड या केएफसी वगैरह खाना पड़ गया, तब मैं सोचता हूँ कि सोडा थोड़ा सा जाना चाहिए शरीर में, तब 2-3 सिप मार ली कोल्ड ड्रिंक की, अदरवाइज नहीं। तो डाइट तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मैं अगर यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा करियर बहुत लंबा हो चुका है, मुझे 20-21 साल हो गए बॉक्सिंग करते हुए। अमेचर करता था, प्रो करता था, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ना जो मैं अनहेल्दी नहीं खाया मैंने, उसकी वजह से ही आज तक मैं बॉक्सिंग कर पा रहा हूँ। हमारी जो देसी डाइट हुआ करती थी, जो अखाड़े के पहलवान वगैरह खाते थे, उसमें क्या लगता है आपको, कुछ प्रॉब्लम ऐसी थी, या फिर ये विदेशी जो फंडे चालू हो गए कि ये प्रोटीन सप्लीमेंट ले लो, ये सब वो सब, क्या प्रोटीन इंडियन फूड में नहीं मिल सकता? नहीं, प्रोटीन इंडियन फूड में मिलता है। मैं आपको बता दूंगा, पहलवानों को कंपेयर करेंगे हम एक आम आदमी से तो बहुत फर्क है। पहलवान अगर पत्थर भी खाएगा वो भी पचा लेगा शाम को अखाड़े में जाके। एक आम आदमी वही जितना घी हम खाते हैं उतना घी आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसको उस घी को मैं शाम की ट्रेनिंग में बर्न कर दूंगा, जो हेल्दी बचेगा वो मेरे अंदर बचेगा। एक आम आदमी उस चीज को कंपेयर करेगा खुद से तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब दूसरा, हमें भी चाहिए कि हमारी बॉडी अच्छी दिखे। अब जो हमारे पहले के पहलवान देखोगे आप, जो पहले वाले पहलवान होते थे आज से 20 साल पहले वाले के, उनको थोड़ा सा आपको लगता था ना तगड़े तो हैं वो, लेकिन कहीं से पेट थोड़ा सा दिखेगा, ऐसा हो रहा है ना, लेकिन वो हेल्दी खाते थे और उस टाइम पे ऑर्गेनिक फूड भी था। Exactly. अब चीजें भी बदल गई हैं, तो इसी करके सप्लीमेंट्स पे आना पड़ा है। और क्योंकि पहले बहुत ज्यादा हेल्दी मिलता था, गाय का दूध भी बहुत हेल्दी होता था, क्योंकि उसको जो चारा कट के आ रहा है वो भी डायरेक्टली खेत से आ रहा है और उसमें कोई दवाई, कोई यूरिया वगैरह नहीं घेरा हुआ, वो डायरेक्टली गाय के पास आएगा, उसी को खाएंगे। अब हमें पता नहीं, जो गाय घास खा रही है वो भी पक्का नहीं पता कि उसमें कितनी दवाई डाली है कितनी नहीं। तो 20 साल से की चीजें हम अगर आज लेके आएंगे तो वो वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज
बहुत सारी दवाइयाँ, यूरिया, है ना, ये ऐसी-ऐसी चीजें डलने लग गई हैं। तो इस करके जो हमें एनर्जी घी से मिलनी चाहिए थी या दूध से मिलनी चाहिए थी, उसकी एनर्जी, उसके अंदर जो थोड़ा बहुत प्रोटीन है या जो विटामिन उसके अंदर, वो कम हो गई है। तो उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स पे जाना पड़ता है। और कितना इसका साइड इफेक्ट वगैरह होता है सप्लीमेंट? हाँ, मैं ये बात जरूर बताऊंगा, स्टीरॉइड्स कभी नहीं यूज करने चाहिए। स्टीरॉइड सबसे गंदी चीज है। बट अगर स्पोर्ट्स सप्लीमेंट, हम एक विटामिन, मल्टीविटामिन ले रहे हैं और प्रोटीन एक अच्छी क्वालिटी का ले रहे हैं, प्रीमियम क्वालिटी का ले रहे हैं, तो वो गलत नहीं है, उसका कोई शरीर पे कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट हाँ, अगर हम सोच रहे हैं हमारी 2 दिन में बॉडी बन जाए जो 2 साल में बढ़नी है, और उसके लिए हम गलत स्टीरॉइड वगैरह यूज करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मतलब नॉर्मल सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह नॉर्मली बहुत अच्छे हैं जी। हाँ जी। तो क्योंकि आप फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं, तो ऑर्गेनिक खाना आपने बचपन से खाया, तो इसी वजह से आप का हेल्दी लाइफस्टाइल रहा है। आपका जो रॉ स्टाइल है वो आपके बात करने के तरीके में भी दिखता है। और मुझे एक चीज ये जाननी थी कि आजकल जो स्पोर्ट्समैन है, जैसे कि जिन जिन लोगों को, जैसे कि आप यूएस जाकर आए एक बंदे को मारने के लिए, मैं उसका नाम लूंगी बाद में, आपकी 48 आवर्स की फ्लाइट थी, आपने एक अपने वीडियो में मेंशन किया था। तो ये सारे के सारे जो स्पोर्ट्समैन है, ये इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, म्यूजिशियंस भी हैं, तो क्या ये एक ट्रेंड चेंज हो गया है कि एक स्पोर्ट्समैन का सिर्फ स्पोर्ट्समैन होकर हाइप क्रिएट नहीं हो रहा है, तो उनको इन्फ्लुएंसर भी बनना जरूरी हो गया है? मैं बताता हूँ आपको जी, दूसरे देश वाले ऐसे कर रहे हैं। दूसरे देश वाले जो इन्फ्लुएंसर हैं वो स्पोर्ट्स पर्सन बन रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। और जो दूसरे देश के जो मैं अगर बॉक्सर्स को देखूं, तो उनका कल्चर इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि हर इंसान को, अगर मैं यूएस की बात करूं, तो फ्लोयड मैवेदर कौन है सबको पता होगा यूएस में, क्योंकि वहां का कल्चर ऐसा है। अब हमारे यहाँ पे इंडिया में क्रिकेट वालों को एफर्ट नहीं करने पड़ते, वो क्रिकेट खेलेंगे, वो आईपीएल खेलेंगे, कल को कुछ और खेलेंगे, वो दिख रहे हैं हर टाइम स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो उनको लोग जान पा रहे हैं। अब हम कुछ खेल के आते हैं, बॉक्सिंग वाले या रेसलिंग वाले, उनका साल में एक कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम्स आती है, 4 साल में एशियन गेम आती है, तभी उनको जान पाते हैं। उसके अलावा वो कहीं पे दिख ही नहीं रहे। तो अपने आप को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक हम अपने आप को नहीं दिखाएंगे, ऑडियंस कैसे लेके आएंगे? और एज अ प्रोफेशनल बॉक्सर, जब तक मैं ऑडियंस नहीं लेके आऊंगा, मेरी टिकट सेल नहीं होगी। मेरी टिकट सेल नहीं होगी, मेरे को प्रमोटर पैसे क्यों देगा? तो कोरिलेटेड हो गया ये चीज। हाँ जी। तो मुझे लगता है कि सब स्पोर्ट्समैन को कैसे ना कैसे अपने आप को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो दिखेगा वही बिकेगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। आप अगर किसी एक एक्टर ने, कोई नया एक्टर आया और उसने एक फिल्म के बाद 3 साल तक उसने काम नहीं किया, सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, एक विनीत भाई हैं, विनीत कुमार सिंह, एक्टर, मुक्काबाज मूवी में थे। अभी उनकी एक रंगबाज सीरीज बहुत अच्छी आई थी, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बड़े भाई की तरह। आप भी थे ना उस फिल्म में? हाँ, मुक्काबाज में था मैं। और विनीत भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई जैसे हैं। उन्होंने एक बात कही थी, एक खिलाड़ी और एक एक्टर की जिंदगी बहुत कम होती है, तो हमें उस थोड़ी सी जिंदगी में ही अपने बारे में सबको बताना है। और थोड़ी सी जिंदगी में अपने बारे में बता देंगे तो हमारा करियर 2-4 साल पुश हो जाएगा। अगर हम नहीं बताएंगे तो कोई हमें पूछेगा ही नहीं। अगर हम कोई पूछेगा नहीं तो हमारे पास ब्रांड्स नहीं आएंगे, हमारे पास ब्रांड्स नहीं आएंगे तो हमारे पास पैसे नहीं आएगा। और उसके बाद एक सिंपल छोटी सी एकेडमी खोल के मैं कहीं पे बॉक्सिंग सिखा रहा हूँ। तो ये आपको इंस्टेंट आइडियाज आते हैं, या ये आप मतलब बहुत दूरदर्शी सोच रखते हैं कि आपने प्लान किया कि मुझे अब बिग बॉस में जाना चाहिए? नहीं, ये सब कुछ अपने आप ही हो गया। अच्छा, सारी चीजें अपने आप ही हुई हैं। और अगर मैं बताऊं मेरे बारे में, बट हाँ, मेरे को स्टार्टिंग से ये था कि मुझे कहीं पे भी रुकना नहीं है। ये मेरे एक भूख लगा लो, कुछ भी लगा लो, मुझे हर टाइम ये था कि ये काम नहीं हो रहा तो मैं ये काम करूंगा, ये नहीं हो रहा तो मैं ये करूंगा। फॉर एग्जांपल, अमेचर बॉक्सिंग में कुछ नहीं हो रहा तो मैं प्रो बॉक्सिंग करूंगा। प्रो बॉक्सिंग में मैं चाइना तक मैं जा चुका हूँ, मुझे यूएसए में फाइट करनी है, मुझे कनाडा में फाइट करनी है। तो मैं अपने आप को एक्सप्लोर करने वाला इंसान हूँ। और दूसरा, मेरे में सबसे अच्छी बात है, मैं आप सबको बता दूं, मेरे में कोई टैलेंट नहीं है। As in? मेरे में जीरो टैलेंट है, मैं ये मानता हूँ, मेरे में जीरो टैलेंट है। बट मेरे अंदर जो सबसे अच्छा टैलेंट है वो ये है कि मैं लर्नर हूँ, मैं सीखना नहीं छोड़ सकता। मेरे को लगता है कि मैं एक अच्छा बॉक्सर भी नहीं था, बट मैंने सीखा। मेरे अंदर जो ये भूख है, शायद इसको मैं टैलेंट ही बोलूंगा। मेरे अंदर सीखने का टैलेंट है कि मुझे कुछ भी सीखना है। मेरे अंदर टैलेंट है अपने आप को एक्सप्लोर करने का। तो ये जो लर्नर और ये एक्सप्लोर करने वाला टैलेंट है ना, यही मुझे आज तक लेके जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो टैलेंटेड आदमी होगा वो
थोड़े दिन काम करेगा, फिर उसको लगेगा सब कुछ आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो काम छोड़ देगा। एक टैलेंटेड आदमी भी अगर मेहनत नहीं करेगा, एक टाइम के बाद सब चीजें ब्लॉक हो जाएंगी उसकी। बट अगर एक मेहनत करने वाला इंसान है, एक लर्नर इंसान है, अपने आप को एक्सप्लोर करने वाला इंसान है, वो कभी मार नहीं खाएगा। तो हमेशा हमें, अगर कोई टैलेंटेड भी है, उसको भी लर्नर बनना पड़ेगा, उसको भी मेहनती बनना पड़ेगा, अगर कोई टैलेंटेड है तो। अब मेरे जैसा बिना बिना किसी टैलेंट के सिर्फ लर्नर हो के आज ठीक है, ऊपर वाले की दया से सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ये हंगर भी तो बहुत कम लोगों में होती है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, हंगर होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो ये क्वालिटी है या क्या है, ये क्या पता नहीं मुझे, बट हाँ ब्लेसिंग है। हाँ जी। तो बिग बॉस में आप गए और फिर आ गए, मतलब हाँ, थोड़े क्या दिन था? मैं 5-6 दिन ही था वहां पे। हाँ, क्या मतलब क्या हुआ, कैसे आप गए और फिर क्यों आ गए? नहीं, अगर मैं ऑडियंस के हिसाब से देखूं तो बिग बॉस में मुझे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। एक्चुअली अब जो क्रिएटर थे या कौन थे, उनको शायद लगता होगा कि मैं शो को डिजर्व नहीं करता, तो उन लोगों ने मेरे को बाहर भेज दिया बस। क्योंकि आप बहुत क्लीन और रियल इंसान हैं, तो पॉलिटिक्स वगैरह खेलना वो सब नहीं, मुझे लगता है कि वो घर एक ऐसी जगह है कि हम वहां पे सिर्फ अपने आप को, लोग बहुत लड़ते पड़ते हैं वहां पे ना। मैं बिग बॉस ना पहले मैंने कभी पहले देखा था और ना मैं अब बिग बॉस देख रहा हूँ। मैं सिर्फ गया था, उससे पहले मेरे को बिग बॉस के बारे में पता जरूर था कि बिग बॉस एक शो है जहाँ पे 2-2.5 महीने चलता है और लोग आपको देखते हैं। तो अब वहां पे जाके लोग अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए सिर्फ लड़े, वो तो जरूरी नहीं है ना। तो मैं जैसा हूँ, मैं वैसा ही तो दिखा पाऊंगा अपने को। मैं ऐसा ही हूँ जैसा लोगों को दिखा, मैं जैसा बिग बॉस में था, मैं वैसा ही रियल लाइफ में भी वैसे ही, तो वैसे ही लोगों को दिख गया मैं। एक्स्ट्रा एफर्ट, अननेसेसरी पॉलिटिक्स खेलने का, हाँ, कुछ मतलब नहीं था वहां पे, वो सब आपने था नहीं ही दिखाया। नहीं। मैं तो, मुझे कई बार ऐसा हो जाता था ना, मैं सर पे मेरा परना बांध के रखता था वहां पे, भाई रे सर फाड़ दिया इन्होंने, तो माथा फाड़ दिया, मैं ऐसे बोलता था, पता नहीं क्यों बिना मतलब की बातों पे लड़ाई करते थे। वो अपने आप को दिखाने के लिए तो लड़ते थे, कोई था ही नहीं, उसका कोई मतलब नहीं था जी। लेकिन एक अच्छी बात ये हुई कि आप जितने छोटे टाइम के लिए भी गए ना, आपके अंदर का जो रियल इंसान है वो लोगों ने देखा और लोग कनेक्ट हुए। लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वहां पे 1.5 महीना रहता और मैं उल्टे पुल्टे काम करता रहता, वहां पे कौन मेरे को पूछता। अब जब तक बिग बॉस रहेगा, जिन जिन लोगों ने मुझे देखा होगा, उनके दिमाग से मैं कभी नहीं जाऊंगा। एग्जैक्टली, ये अच्छी बात है ना जी। बहुत अच्छी बात है। तो बिग बॉस के बाद फिर आप एज एन इन्फ्लुएंसर अभी छाए हुए हैं, बहुत आपकी रील्स वायरल होती है। तो ये भी मतलब एक प्लानिंग है या मतलब यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जैसे कि आपने बोला मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ? हाँ, मतलब फ्लो के साथ ही चलते हैं। जैसे मैंने द गोएस शो शुरू किया, द गोएस शो में मेरे को लगता था सब लोग शो शुरू कर रहे हैं, है ना। तो मैं भी क्यों ऐसा ना करूँ कि जो जो मेरे पास इन्फ्लुएंसर आए, वो आगे बॉक्सिंग लड़े, उनके बारे में बातें बताएं, वो ट्रेनिंग करें, उनको अगर अच्छा लगेगा तो वो बॉक्सिंग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज बॉक्सिंग नहीं भी करते वो कंटिन्यू, तो उसके बाद वो जो उनकी ऑडियंस है, उस ऑडियंस को वो दिखेंगे कि वो बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो उनसे इंस्पायर हो गए, शायद 2 लोग बॉक्सिंग करने लग जाएं, है ना, 2 लोग फिटनेस में चले जाएं। तो इसलिए मैंने वो शुरू कर दिया। तो सब कुछ फ्लो के साथ ही चल रहा है। अब रील वगैरह की भी, जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ 2-3 दिन से मुझे क्या डालना चाहिए, क्या डालना चाहिए। अब कुछ आइडिया है, उसमें हम डाल देंगे बस। तो इन्फ्लुएंसर जब से आप बने हैं और इतना आपका हाइप हुआ है, उससे आपको फायदा तो हो रहा होगा? नहीं, फायदा हो रहा है, लोग जानने लग गए हैं जी। और पहले कोई नहीं जानता था, बल्कि जो मेरी अभी 2024 में, अभी नवंबर में जो फाइट हुई, इससे पहले 2023 में मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी फाइट थी, एक वर्ल्ड चैंपियन के साथ, होसे सफेदा के साथ, है ना, किसी को पता नहीं था। अब मैं ये फाइट करके आया हूँ जो नेटफ्लिक्स पे कम से कम 4-5 लोगों ने स्टोरी मेंशन, 4-5 लोगों ने स्टोरी मेंशन की हुई थी, है ना। 4-5 लोग, 4-5 लाख लोग, 4-5 लाख लोगों ने इसको मेंशन किया हुआ था। 4-5 लाख लोग थोड़े नहीं होते। और जब मैं होसे सफेदा के साथ मैंने फाइट की थी, मुश्किल से 15-20 लोगों ने मेंशन किया हुआ था। तो वो मेरी फाइट बहुत अच्छी थी। बट अब हाँ, इसका फायदा मुझे ये मिल रहा है कि बॉक्सिंग के बारे में लोग जान रहे हैं, बॉक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बॉक्सिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो मेरे बारे में बात हो रही है, या मेरे बारे में बात हो रही है तो बॉक्सिंग के बारे में बात हो रही है। अगर बॉक्सिंग के बारे में बात हो रही है तो जितने भी मेरे आने वाले यूथ बॉक्सर्स हैं या जो ऑलरेडी बॉक्सर्स हैं, उनसे भी कोई ना कोई कनेक्ट होता है कि हाँ ये बॉक्सर है, नीरज भी बॉक्सर है, उससे कनेक्ट होते हैं। तो इससे पूरी मेरी जो बॉक्सिंग कम्युनिटी है उसको पूरी को फायदा हो रहा है कहीं ना कहीं, मतलब कि शायद किसी को पता भी नहीं लगेगा, बट हो रहा है फायदा। तो यू हैव द आर्ट ऑफ स्टीलिंग द शो। हाँ जी, कह सकते तो हो। इंस्टेंट आपको आइडिया आता है कि मतलब आप ये सोच के चलते हैं कि भाई मुझे छा जाना है बस कुछ भी करके? नहीं, मतलब आप अपने आप ही एक आइडिया आता है कि हाँ अब इस चीज पे हम कुछ बनाते हैं और बना देते हैं बस।
तो ये जो आपका हाइप हुआ था नेटफ्लिक्स वाला जो फाइट था, उसमें आपका कुछ ऐसी प्लान था या इंस्टेंट? नहीं, फाइट के बीच में मतलब मैं आपको बताऊं, जो मेरी ये जो आप फाइट मस्ती थी। करते हैं, जो हाँ जी, कॉमेडी में मतलब रिलैक्स होके करते हैं वो हाँ, सब, हाँ जी। वो तो कहाँ से इतना मतलब पेशेंस? देखो देखो, कॉमेडी में अपने आप निकल जाता है क्योंकि माहौल वैसा होता है वहां हाँ। पे, है ना। अब बॉक्सिंग रिंग में हूं तो मैं बॉक्सिंग रिंग में बहुत क्रेजी हूँ। मेरी मेरी मैं सही बता रहा हूँ, मेरी वर्ल्ड चैंपियन के साथ फाइट थी। वो बोलता है यार क्या आदमी है तुम, फाइट के बाद, है ना, कि मजे लेके खेल रहा है, कोई मतलब नहीं। मैं इंजॉय करता हूँ, मैं बॉक्सिंग को इंजॉय करता हूँ। अभी मेरी इस फाइट में ना, मैंने हम्प कर दिया उसको, वो फेमस हो गया। जो हमारा गाना था वो जैसे ना, किसी मेरे एक दोस्त है हरजिंदर ऑस्ट्रेलिया से, उसने बोली ये बात कि यार तुम लोगों ने ना शोले फिल्म बना दी। मैंने बोला क्यों भाई? तो बोलता है शोले फिल्म में ना सारे कैरेक्टर फेमस थे, धन्नो भी, है ना, बसंती भी, जय भी, वीरू भी, ठाकुर भी, गब्बर भी, सांबा भी, सब। तो तेरी फाइट में वैसे था, तूने एंट्री की, गाना बहुत जबरदस्त था, इंडिया का छोरा, वो फेमस हो गया। तूने फाइट में कुछ कुछ किया, वो फेमस हो गया। जो मेरा दोस्त था मेरे कॉर्नर में, कुलदीप, है ना, किप्पा बोलता हूँ उसको मैं, किप्पा था, उसकी गाड़ी बहुत फेमस होगी। पंजाब के जितने सिंगर थे, उसने मेरे को 6th राउंड में कुछ उसने गाड़ी दे के मुझे कुछ समझाया, वो बहुत फेमस होगी। तो मतलब ये इंडिया के लिए बिल्कुल नई चीज थी, बट मैं ऐसी चीज करके आ गया कि अब मतलब छाप छोड़ दिया मैंने। यही मेरा काम है, अब आगे भी कुछ करेंगे तो ऐसा ही करेंगे। तो आगे फिल्मों में आने में इंटरेस्ट तो नहीं है आपको? दिलवा दो, आप कर लेंगे। आप पैकेज है पूरा। आप कराओ, आप कराओ, मैं तैयार हूँ फिल्म Why करने not? के I would लिए। love to write a script on you. हाँ जी, मैं तो तैयार हूँ। मैं फिल्म फिल्म करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, अपने को एक्सप्लोर करना है और सीखना है। करते जाना है हाँ बस। जी। अब अपने कैमरे के पीछे डायरेक्टर साहब बैठे हैं, ये मुझे मुझे 1 दिन 2 दिन मुझे कुछ सिखाएंगे, सीन से पहले समझाएंगे, मैं उसको पूरी कोशिश करूंगा। शायद 100% ये जो चाह रहे हैं वो ना दे पाऊं, बट हाँ 98% जरूर दे दूंगा। तो विंदर सन के साथ जो आपकी फाइट थी, उसमें जो आप पगड़ी पहन के गए थे, वो मतलब आपका स्टाइल सोचा समझा था कि आपको अटेंशन मिलेगा उससे? नहीं, मुझे मुझे लगता है कि आपने कभी मेरे को बिग बॉस में या कपिल भाई के शो में या कभी मेरी बात से करने से पता लगेगा ना, मेरे जो अंदर जो हरियाणा से हूँ मैं, हाँ। तो मेरी वो हरियाणवी झलकती है, और मेरी यूएसपी है वो। मैं उसको चेंज नहीं करना Why चाहता। should you? हाँ। और जब मैं वहां पे गया हूँ, इतनी बड़ी जगह पे गया हूँ, मैं क्यों ना अपना जो खंड का होता है हमारे हरियाणा में, उसको क्यों ना फेमस करूं मैं। वो एक ऐसी जगह है जहां पे मैं अपने आप को दिखाऊंगा, लोग मुझे देखेंगे, उनको पता लगेगा इसने क्यों इसने डाली है ना, तो फिर उसके बारे में सर्च करेंगे, मेरे हरियाणा के बारे में पता चलेगा। तो मैं अपने कल्चर को अपने साथ लेके चलना चाहता हूँ, और जो इंसान अपने कल्चर को साथ में लेके चलता है, मेरे को लगता है कि नहीं, वो फिर इंसान ही नहीं है। तो वो पगड़ी से भी काफी हाइप हुई थी हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ ना, तो मैं जिस गांव से हूँ, मुझे उस गांव का नाम लेने में गर्व होना चाहिए, क्योंकि मैं वहां पे पैदा हूँ। मैं दूसरे देश में जा रहा हूँ तो मुझे अपने इंडिया का नाम बताते हुए गर्व होना चाहिए। करेक्ट। तो मैं अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपनी कंट्री को, अपने गांव को, अपने सिटी को, अपने स्टेट को, तो मुझे गर्व होना चाहिए उस बात का। इसलिए मैं से हरियाणवी में बात करता हूँ, जो इसीलिए मैंने खंड का बांधा हुआ था। तो धोती फ्यूचर में पहनेंगे? धोती मेरे को बांधनी नहीं आती। क्योंकि आपने एक अपने वीडियो में मेंशन किया था कि मैं धोती पहन के जाऊंगा, तो मैं सोच रही थी धोती और पगड़ी दोनों मेंशन किया था, पगड़ी तो पहनी लेकिन धोती क्यों नहीं पहनी? लेकिन वो ना, वो जहाँ पे पगड़ी डाली थी मैंने, तो वहां पे ना वेइंग इंच देने के लिए धोती खोलनी पड़ती, फिर उसको बांधना नहीं आता, फिर वो कैसे पिन पुन लगी होती, तो अजीब सा लगता। बट आई ट्राई, आगे फ्यूचर में जरूर बहुत चीजें मिलेंगी, अभी भी उसी टाइम निकल के आएंगे आइडिया। मैं इसलिए बोल रही थी, मुझे इंडियन बंदे ना धोती कुर्ते में सबसे बेस्ट लगते हैं। हाँ, हरियाणा वाले डाल, कहीं के भी हो, मतलब अपना पोशाक है ना पुराना। हाँ जी, हाँ जी। तो यही जो चीज आपको अच्छी लगती है, मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया को अच्छी लगे। नहीं, जो अंदर से रियल है, जो अपने कल्चर और अपने रूट्स से अटैच्ड है, उसको डेफिनेटली बिल्कुल 100%। धोती ये सब चीजें अच्छी लगी, तो धोती बांधना फिर सीखना पड़ेगा आपको। हाँ, मैं वो सीखूंगा। तो वो मैं सीखूंगा। हाँ जी। तो नीरज जी, फाइट से पहले वेट घटाने और बढ़ाने के आपके कोई ट्रिक्स होते हैं? हाँ, मैं पहले वेट घटा के खेलता था जब मैं मैचर बॉक्सिंग में था, और 2013 में मुझे एक इंजरी हो गई थी, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था मेरे शोल्डर में। उसके बाद से मैंने वेट घटाना कम कर दिया। मैं वेट बढ़ा के ही खेलता था, बट मेरा वेट जो चलता था, मैं वेल्टर वेट, सुपर वेल्टर वेट तक खेला हूँ, मतलब 69 kg तक खेला हूँ मैं। और 2016 के ओलंपिक क्वालिफायर्स में मैं 69 वेल्टर वेट ही खेला था। उसके बाद से फिर मैंने, अब जो ये मेरी जो फाइट थी, ये मैं सुपर मिडल वेट में खेला था, 76 kg में खेला था। इसके लिए मुझे 7-8 किलो वेट बढ़ाना था मुझे, तो इस फाइट के लिए मैंने वेट बढ़ाया था। तो वेट बढ़ाना और घटाना हम लोगों के पास इतना वो नहीं है।
तो जैसे आप टूर्नामेंट्स में जब जाते हैं, एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी में आप हैं और मतलब जितना वेट होना चाहिए उससे कुछ 2-1 किलो बढ़ गया हाँ या जी। कम हो गया, तो इंस्टेंट कोई ट्रिक है आपकी जैसे एकदम से कम करने की? खाना नहीं खाया या हाँ, ज्यादा खा ट्रिक लिया? ट्रिक तो कुछ नहीं होता, ये होता है जी, खाना नहीं खाते है ना। अगर कम करना है तो खाना नहीं खाएंगे वेट से पहले। जैसे कल सुबह मुझे वेट देना, तो आज शाम से, आज दोपहर से ट्रेनिंग ऐसे ही करेंगे, बिना खाए पिए ट्रेनिंग करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा खा के ट्रेनिंग करेंगे, थोड़ी सी एनर्जी आए, फिर उसको घटाएंगे, फिर ऐसे पड़े रहेंगे। वेट घटाने वाले को नींद नहीं आती जी पूरी पूरी रात। हाँ, पूरी पूरी रात बहुत तंग फटीग होते बहुत हो हैं। जाता है हाँ, फिर। फिर सुबह वेट देने के बाद फिर दबा के खाते हैं। अगर ऐसे ही वेट बढ़ाना है तो वेट बढ़ाना भी बहुत मुश्किल है, हाँ, वो भी इजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अभी, इंस्टेंट जब करना होता है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरा मतलब मैं कैटेगरी में था, मेरा 72 पॉइंट समथिंग था, बट मेरे को ये था कि मैं ना 76 केजी तो कम से कम 74 पॉइंट एंड हाफ तो दूं वेट। तो जिस दिन मेरा वेट था, सुबह वेट था, शाम को, सुबह ऑफिशियल वेट होता है, शाम को ऐसे पब्लिक वेट होता है। तो मैं सुबह मैंने बनाना खाए, पानी पिया, फिर वेट चेक किया, अब इतना हो गया, इतना हो गया, फिर मैंने 74 समथिंग कुछ दिया था उनको। तो इंस्टेंट आपकी जो ट्रिक है वो यही है सिर्फ कि बिना खाए प्रैक्टिस करना? यही है। वो सिर्फ थोड़े दिन के लिए, एक ही दिन के लिए होता है। वो ऐसे नहीं होता कि हमने वेट घटा लिया तो हमारा पूरे टूर्नामेंट में वेट घटा रहेगा। अगर हमने वेट बढ़ा लिया तो पूरा टूर्नामेंट में वेट बढ़ा रहा है। वो उस टाइम के लिए है बस। जब हमें वेट देना, हमारा टारगेट फाइट से पहले वेट के साथ फाइट होती है, तो मतलब उसके लिए है बस, और कुछ नहीं है वो। आपके करियर का अब तक का सबसे यादगार मुकाबला कौन सा रहा है? वैसे तो मेरी सारी फाइटें ही बढ़िया हुई हैं। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर पहले, जो मेरी गुदलहारा में फाइट थी, मतलब यादगार मैं उसको इसलिए बोलूंगा, जब सबसे पहले मैं अमेचर बॉक्सिंग में यमुनानगर से निकल के पूना हॉस्टल में रहने लगा, तो 2008 में मुझे चांस मिला यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो वो हुई थी मेक्सिको में। पहला टूर्नामेंट, इंटरनेशनल टूर्नामेंट, दूसरा टूर्नामेंट था, उससे पहले कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इंडिया में हुई थी। तो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी मैक्सिको में 2008 में, और वो हुई थी, सिटी का नाम है गुदलहारा में। तो मैं पहला टूर्नामेंट वहां खेलने के लिए गया था, इंटरनेशनल जहाज में बैठ के दूसरे देश में पहली बार वहां गया था। और 2023 में, इतने साल के बाद, 15 साल के बाद, मैं दोबारा, जो मेरी वर्ल्ड चैंपियन के साथ फाइट थी, मतलब एक अमेचर बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियनशिप, और उसके बाद एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग के वर्ल्ड टाइटल के लिए, वर्ल्ड चैंपियन के साथ मेरी जो फाइट थी, वो भी मैक्सिको में, सेम सिटी गुदलहारा में, और सेम स्टेडियम में वो फाइट हुई थी। जब मैं स्टेडियम में पहुंचा था, मुझे लगा कि मैं 15 साल पहले स्टेडियम में आया था। मुझे स्टेडियम इतना बड़ा लगता था, ये लगता था। तो मेरी वो फाइट इसलिए यादगार है कि मतलब मेरी मेमोरीज उसके साथ जुड़ी थी, मेरे सफर की, अमेचर टू प्रो, वर्ल्ड चैंपियनशिप टू एक वर्ल्ड चैंपियन, प्रोफेशनल के वर्ल्ड चैंपियन के साथ फाइट करना। तो जो सफर था ना, उस सफर की वजह से मेरी वो जगह मतलब हमेशा यादगार रहेगी। और उसके लिए मेरा ट्रैवल भी बहुत ज्यादा हो गया था। मतलब मेरी 25 मार्च की वो फाइट थी, मैं 24 की मॉर्निंग में मैं गुदलहारा पहुंचा था। हाँ, वो पूरा एपिसोड बताइए ना, आपको कितना सारा टाइम लगा था और आपने 3-3 फ्लाइट्स बदली थी। मैंने वो वीडियो देखा था आपका, पूरे 48 आवर्स। हाँ जी, 3 फ्लाइट बदली थी हमने। तो पहले तो ये था, मैं पुणे में ट्रेनिंग करता था, उन लोगों ने बोला कि दिल्ली से फ्लाइट है और 20 तारीख की फ्लाइट है। मैं 20 तारीख को, मैं और किप्पा जो मेरा दोस्त है कुलदीप, तो हम दोनों वहां चले गए दिल्ली एरो सिटी में रहने लगे हम। 20 की फ्लाइट नहीं आई, 21 की फ्लाइट नहीं आई, 22 की फ्लाइट नहीं। हम 3 दिन ऐसे ही थे ना। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वेट घटा के खेल रहा था मैं वहां पे फाइट, 63 केजी खेल रहा था, तो मैं कुछ ज्यादा खा भी नहीं रहा हूँ। 20, 21, 22 ऐसे चली गई। फिर उन लोगों ने बोला कि 23 तारीख की फ्लाइट है बॉम्बे से। फिर हम दिल्ली से वापस बॉम्बे आए, नहीं तो मैं पुणे में था, ट्रेनिंग भी होती 2 दिन। फिर हम दिल्ली से बॉम्बे गए, फिर बॉम्बे से 23 तारीख की रात की फ्लाइट थी, मतलब मैक्सिको में उस टाइम 23 की सुबह थी। तो फिर हम यहाँ से एम्स्टर्डम गए, है ना। तो उनको हमने बोला हुआ था बिजनेस क्लास कराना ना, तो उन लोगों ने मेरी बिजनेस क्लास नहीं कराई, उन्होंने इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी दे दी उन्होंने, यहाँ से मैक्सिको तक की। मैंने बोला भाई कुलदीप, मैं इसमें तो जा नहीं सकता। फिर मैंने उनसे बात की, जो अपने बॉम्बे एयरपोर्ट पे कौन सी एयरलाइन थी, उनको बोला यार मेरी ऐसे ऐसे फ्लाइट है, मेरे को वेट भी घटाना, कुछ कर दो यार, अपग्रेड कर दो। उसमें अपग्रेड करने के लिए सीट ही नहीं बची हुई थी, यहाँ से इंडिया से एम्स्टर्डम तक कोई सीट नहीं थी उसमें। तो उसने बोला मैं ऐसा करता हूँ, मैं 4 वाली जो बीच की सीट होती है ना, वो देता हूँ आप दोनों को, आप उसमें सो जाना। फिर मैं वहां पे वैसे जाते हुए सोया,
फिर मैं थका हुआ था फिर मैंने वहां पे एम्स्टर्डम में जाके मैं उनके जो शायद लुफ्तांसा थी, हाँ लुफ्तांसा थी शायद, तो उनके वहां पे गया तो मैंने उनको बोला भाई मेरी बिजनेस क्लास अपग्रेड कर दो, मेरी फ्लाइट ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने अपग्रेड कर दी, कुछ शायद 40-50 हजार में अपग्रेड हो गई थी एम्स्टर्डम से लेके मैक्सिको सिटी तक की। लेकिन अब जब मैं मैक्सिको सिटी पहुंचा, वहाँ बढ़िया रिलैक्स पहुंच गया, सब कुछ बढ़िया हो गया तो ये वहां खर्चा पे। आपने किया था हाँ अपग्रेड वो होने का? हाँ वो रियम्बर्स हो जाता है, बट फाइट पर्स अच्छा था तो 40-50 हजार कोई बड़ी चीज नहीं थी। तो अभी मेरे को क्या लगा कि अब मैं अच्छे से पहुंच गया हूँ मैक्सिको सिटी। तो हम पहुंच गए थे वहां पे 7 या 8 बजे इवनिंग में, 23 तारीख को। 23 तारीख को यहाँ से चले थे, 23 तारीख की वहां पे शाम को हम वहां पे पहुंच गए थे। और हमारी जो अगली फ्लाइट थी गुadalajara के लिए, जो 2-2.5 घंटे की फ्लाइट थी, वो थी रात के 11:30 बजे। तो हमारे पास अच्छा ढाई साढ़े 3 घंटे के आसपास का हमारे पास गैप था। अब इमिग्रेशन पे बहुत ज्यादा लाइन थी, बहुत ज्यादा, हद से बहुत ज्यादा लाइन थी। मेरे को ही इमिग्रेशन क्लियर करते करते 40-45 मिनट लगी। अब मेरा दोस्त कुलदीप पीछे था, उसको इमिग्रेशन वालों ने पता नहीं क्यों रोक लिया। उसके नाम की स्पेलिंग वो पंजाब से है, तो पता नहीं उसको क्या देख लिया, तो उसको इमिग्रेशन वाले अंदर लेके चले गए। वो शायद 1-1.5 घंटा उनके साथ वहां बैठा रहा। उसके बाद जब वो आया तब तक ना 11:15 हो चुके थे, हमारी फ्लाइट उड़ गई थी। तो फिर कुलदीप ने फिर प्रमोटर को फोन किया कि ये फ्लाइट चली गई। उसने बोला कि तुम ऐसा करो, अभी एयरपोर्ट पे, बहुत बड़ा एयरपोर्ट है मैक्सिको सिटी का, कि तुम कोई भी होटल ले लो एयरपोर्ट पे, और सुबह की मैं फ्लाइट करता हूँ अभी, उसमें तुम लोग आ जाना। तो उसने सुबह की 7 बजे की फ्लाइट की, मतलब सुबह के 7 बजे की गुadalajara के लिए। 24 तारीख हो चुकी है, 25 को मेरी फ्लाइट है और 24 को मेरे वेट है। तो उसने बोला तुम अगर 7 बजे या 5 बजे की तुम फ्लाइट पकड़ोगे तो 8-8:30 बजे तक तुम लोग आ जाओगे, इसमें होटल में आ जाओगे। फिर चेंज करके हम 11-11:30 बजे जो ऑफिशियल वेंगे ना, उसके लिए तुम आ जाना वेट देने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब होटल ढूंढने एयरपोर्ट पे, होटल सब के सब फुल, कहीं पे भी होटल में किसी में भी कोई भी स्पेस नहीं है। अब एक होटल की लॉबी में जाके, मैं एयरपोर्ट पे, बहुत बड़ा होटल था, मुझे नहीं पता कौन सा, मैं लॉबी में सो गया। लॉबी वालों ने आके उठा दिया। मैं बहुत थक गया, क्योंकि ना इमिग्रेशन में भी आदमी खड़े खड़े थक जाता है। फिर मेरे दोस्त की वेट कर रहा था, तब थक गया मैं, खा कुछ सकता नहीं क्योंकि मुझे वेट कम करना है। फिर उसके बाद कोई वहीं पे था, होटल में था वो कोई जो होटल की गाड़ियों को नहीं लेके जाते, जो एयरपोर्ट से लोगों को उठाते हैं, तो उसको बोला, तो उसको कुछ 300-400 पीसो कुलदीप ने दिए। तो उसने हमें उसकी टैक्सी में जगह दी कि तुम यहाँ पे सो जाओ। और तब तक 1-1:30 बज चुका था। तो 2-3 घंटे के लिए, मेरे पास वीडियो भी है वो, तो 2-3 घंटे के लिए हम उसमें सोए, उस कैब में। और उसमें मच्छर भी थे। जैसा भी सो सके, है ना। मैं ही अच्छे से सोया, कुलदीप अच्छे से नहीं सोया, बिकॉज मेरे वाली पीछे, सबसे पीछे की सीट थी लंबी, उसमें सो गया था। फिर हम दोबारा से फिर एयरपोर्ट के पास ही थे, फिर हमने वो फ्लाइट पकड़ी। फिर फ्लाइट पकड़ के हम गुadalajara पहुंचे। पहुंचते ही चेंज करके, वो फ्लाइट भी थोड़ी डिले हो गई थी 1-1.5 घंटा, सीधा हम वेंगीज देने के लिए चले गए। अब वेंगीज देने के बाद, अब मैं एक तरह से इंडिया से 23 तारीख का चला हूँ, और 25 तारीख को मुझे होटल मिला है सोने के लिए ढंग से, और वो भी 24 तारीख को। पर इंडिया की 25 हो चुकी है, मतलब टाइम ट्रेवल कर रहे हैं हम, मतलब वही 48 घंटे के आसपास हो ही गए हैं। फिर वेंगीज देने के बाद मैंने कुलदीप को बोला भाई मेरे लिए बर्फ लेके आ, मैं आइस बात करता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं सो जाऊंगा, मुझे छेड़ना मत। आइस बात करके मैं थोड़ी ही देर उसमें लेटा अपने रूम में, तभी कुलदीप गेट खड़काने लगा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, डजन एक बॉक्सिंग को दिखाता है वर्ल्ड में, डजन वालों को मेरे साथ इंटरव्यू करना था। वो अगर आप इंटरव्यू अगर कहीं पे मिल गया तो देखोगे तो मेरी आंखें बहुत ज्यादा स्वेल हो गई थी। मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे ही नहीं इंग्लिश आती, वो इंग्लिश में मेरे से पूछ रहे हैं, पता नहीं मैं क्या क्या बोल रहा हूँ वहां पे। फिर वो इंटरव्यू किया। ऐसे इंटरव्यू करते करते शाम के 4:30-5 बज चुके थे। अब कुलदीप बोलता है भाई इससे बढ़िया अभी तू कुछ खा ले, बढ़िया खा ले, और उसके बाद तू सो जियो। फिर मैं जो डिनर था, शायद 6-7 बजे डिनर करके मैं, तो फिर शाम के 7 बजे से लेके सुबह 9 बजे तक सोया मैं, 12-13 घंटे सोया। और फिर 25 को ही मेरी फिर फाइट थी। लंबा सफर था। तब इतना स्लॉग करने के बाद ये एक स्पोर्ट्समैन की स्पिरिट ही है कि मतलब। हाँ, और उसके बाद मेरी फाइट बहुत बढ़िया हो गई है। वो मैं, मतलब मेरी बहुत अच्छी फाइट गई है। मैं 4 राउंड तो वन साइडेड जीता हुआ था। अगर वो फाइट इंडिया में होती, मैक्सिको के जजेस ना होते, तो मैं वो फाइट जीत भी जाता। बहुत अच्छी थी वो फाइट भी। मतलब छोटे छोटे स्ट्रगल्स में, मतलब जो नॉर्मल लोग होते हैं ना, उनको लगता है हमारी लाइफ में कितना स्ट्रगल है, मतलब हाँ, स्पोर्ट्समैन को कोई पूछे स्ट्रगल क्या होता है, मतलब इस स्ट्रगल के बारे में कोई कभी बात भी नहीं करता। अगर मैं, जो अभी इन्फ्लुएंसर वाली बात हो रही थी, स्ट्रगल के बारे में शायद कोई बात भी ना करता। नहीं वही मैंने सुना था ये, तो मैं वाज लाइक मतलब कितना स्ट्रगल करके, इतना स्लॉग करके, एंड देन स्टिल द स्पिरिट इज
द जोश इज ऑलवेज हाई। हाँ जी बिल्कुल। नहीं, सच में वो कमेंडेबल है वो तो। हाँ जी। तो फेस ऑफ एक्चुअली क्या होता है? ओके, फेस ऑफ का मतलब मेन तो हमें पब्लिक के लिए होता है। फेस ऑफ है ना, एक बॉक्सर इधर से आएगा इधर से आएगा, एक दूसरे को देखेंगे और इसी टाइम पे कोई किसी को बोल रहा होगा। बट फेस ऑफ का मतलब होता है कि एक दूसरे की आंखों में देखना, ये मेरे से कितना डरा हुआ है या कितना स्ट्रोंग है, आंखों से आदमी पढ़ लेता है ना एक दूसरे को। उसके अलावा फिर वहां पे फाइट को बिल्ड करने के लिए किसी बॉक्सर को गुस्सा आ गया, उसको धक्का मार दिया, कुछ कर दिया। अभी जो नेटफ्लिक्स पे फाइट थी, माइक टायसन ने जैक पॉल को थप्पड़ मार दिया था, वो उस चीज से ही वो फाइट पूरे वर्ल्ड में हाइप बन गई। वो थप्पड़ लगा जैसे ही, उससे पहले माइक टायसन कुछ भी नहीं कर रहा था फाइट को बिल्ड करने के लिए, लेकिन माइक टायसन का जैक पॉल ने थोड़ा सा पैर दबा दिया, ऐसे आगे एकदम से खड़ा हुआ तो जोर से दब गया होगा, उसके पैर में शायद कोई चोट थी, उसको गुस्सा है, उसने थप्पड़ मार दिया। और उसी टाइम पूरा वर्ल्ड का जो सिस्टम था नेटफ्लिक्स का पूरा चेंज कर दिया उन लोगों ने एकदम से। मतलब हाइप ठीक थी बट वो बिल्कुल बदल गई। द फेस ऑफ में क्या माइंड में आधा डिसाइड हो जाता है या मेंटली इंसान प्रिपेयर? हाँ, थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाता है। बट अगर सामने वाला अपोनेंट कुछ थोड़ा खराब है, कुछ उल्टे पुल्टे हरकत करता है, तो इधर वाला गुस्सा आ जाएगा, इसको कुछ मार देगा। वो बिल्डअप ही है एक तरह से, हम बोले तो फेस ऑफ इज लाइक ए बिल्डअप। तो रीड कर लेते हैं बॉडी लैंग्वेज और आंखों हाँ, बॉडी लैंग्वेज का थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि इसकी आंखों में डर है, या मतलब फील हो जाता है, वो फील वाइब्स होती है जी एकदम। हाँ, एक्सचेंज। तो फेस ऑफ के दौरान क्या आपको रियलाइज हो जाता है कि मतलब इस टूर्नामेंट में कहाँ तक आप जाने वाले हैं और इसको नॉकआउट करने वाले हैं? हाँ, फेस ऑफ में थोड़ा बहुत हो जाता है बट अगले दिन फाइट का दिन तो फाइट का ही दिन होता है। जब तक हम फाइट के अंदर एंटर नहीं करेंगे कुछ दिमाग में चलता रहेगा। जैसे ही पहले राउंड, फर्स्ट राउंड टन घंटी बजेगी, फिर सब कुछ रिंग में है, बाहर क्या हो रहा है अपने को कुछ नहीं पता चलता। एक्शन वहां पे पूरा होता है। हाँ जी। तो उस दौरान जब आप बाउट में होते हैं, रिंग के अंदर होते हैं, तो क्या क्या दिमाग में चलता है या कुछ नहीं चलता है, सिर्फ अपोनेंट दिखता है? नहीं, कुछ नहीं चलता उस टाइम पे। दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि इसको मैं ये मार रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है और मैं इससे कैसे बचूंगा, या मैं इसको जो मैंने पंच मारा है ये मारूंगा। तो मतलब वही कैलकुलेशन चलती रहती है वहां पे। फाइट के बीच में पूरी फाइट के बारे में बात चलती रहती है दिमाग में। तो पूरा मेडिटेशन चलता है, पूरा फोकस उस वक्त? पूरा फोकस सामने वाला एक मुक्के मार रहा है, मैं बचा रहा हूँ, या मैं उसको मार रहा हूँ, वो बचा रहा है। अगर वो बच रहा है तो मुझे, अगर मैं स्ट्रेट लेफ्ट की जगह अगर मैं पेट में लेफ्ट मारूंगा तो ये मार सकता हूँ। वही कैलकुलेशन चलती रहती है। पंचों का लेन देन चलता रहता है और दिमाग में कैलकुलेटर चलता रहता है बस। तो आप एंजॉय करते हैं कि मतलब आपको बस अग्रेशन रहता है कि फोड़ना है? नहीं, जो एग्रेशन करेगा वो बॉक्सर जीत नहीं पाएगा। फाइट को एंजॉय करना पड़ता है। जैक पॉल के साथ आपकी फाइट के बारे में बताइए। जैक पॉल के साथ ना, जो जैक पॉल के साथ मेरी फाइट जब भी होगी वो बहुत बड़ी चीज है, वो छोटी चीज नहीं है। और वो लोग चाहते हैं वो फाइट इंडिया में हो, और वो फाइट इतनी बड़ी हो कि मतलब इंडिया की ऑडियंस उसको, उस फाइट को स्टेडियम में देखने के लिए पैसे पे करे, तब वो वहां पे आके बैठ के उस फाइट को देखे। तो फाइट को बड़ा करने के लिए, उस फाइट को पॉसिबल करने के लिए इंडिया की ऑडियंस वैसी होनी चाहिए कि टिकटें खरीद के आए। और टिकटों का, उनकी जो टिकटों की एक्सपर्टी है वो इतनी भी नहीं है कि भाई 500 या 1000 की टिकट बेचनी है उनको। उन लोगों ने अभी जो मेरी टीम को सीटें मिली हुई थी इस फाइट में, वो 25-25 हजार डॉलर की थी। तो कम से कम यहाँ पे जो अपनी मिनिमम, जो सबसे पीछे वाली सीट हो, कम से कम वो 25,000 रुपए की तो बिके। और जो हाईएस्ट पेड टिकट थी हमारे इस इवेंट में, $2 मिलियन की थी। वो शायद 1 या 2 टिकटें बिकी थी। तो उतने पैसे दे के इंडिया की ऑडियंस उस फाइट को देखे, तो वो फाइट इतनी बड़ी बनने वाली है। तो वो फाइट होगी, 100% होगी। और मतलब मेरी ड्रीम फाइट वो है, क्योंकि उसको पेलना है मुझे और उसको मारूंगा मैं 101%। उसको मैं मारूंगा। आप उसके शो में भी जाके बोल कर आए थे ना उसे? हाँ, मैं हर जगह बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ। उसके और मेरे वेट में ना डिफरेंस है। अब की बार तो वो बहुत ऊपर चला गया, बट ये फाइट जब भी होगी कैच वेट में फाइट होगी। तो बॉक्सिंग में कैच वेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल मेरा 76 है, उसका 86 है, तो भी कहीं पे ना 80 केजी पे आके, भाई 80 केजी अगर मैं दे दूंगा और वो 84 दे देगा, तो ये फाइट हो जाएगी। तो उस टाइप से ये फाइट होगी। और एमवीपी के साथ आगे क्या प्लान है आपके? एमवीपी 2-3 साल पहले ही इन लोगों ने कंपनी बनाई है। नकीसा है, नकीसा इसका मेन सीईओ नकीसा है। बहुत दिमाग वाला इंसान है, और उसके दिमाग के हिसाब से तो उसने 3 साल में, जहां पे इस कंपनी को शायद 30 साल में जो ये कंपनी ना होती, वहां पे वो 3 साल में है। जो वर्ल्ड के टॉप प्रमोटर्स हैं उन्होंने उन सबको बीट कर दिया। तो एमवीपी वाले लोग मेरे साथ, तो मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और अगली, जो आप आगे के बारे में पूछ रहे हो, तो अगली फाइट मेरी मई या जून में होगी। और
शायद जैन या फेब में उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। वो बहुत बड़ी चीज होने वाली है। मई जून 25। या 25 या। तो जैसे आपने बताया एमवीवी की टीम बहुत अच्छी है, तो आपकी जो टीम है उसमें आपके सारे फ्रेंड्स हैं, हाँ तो जी। कितना कोऑपरेशन रहता है फ्रेंड्स के साथ, या फिर थोड़ा लिबर्टी ले लेते हैं, थोड़ा कैजुअल भी होता है? नहीं, कैजुअल तो नहीं होता, क्योंकि हम जब काम कर रहे होते हैं हम काम ही कर रहे होते हैं। मेरी टीम में सबसे अच्छी ये बात है कि जब हम काम कर रहे हैं तो काम को प्रॉपर करते हैं। उसके भी अलावा अगर हमारी कोई लड़ाई झगड़ा है, दोस्तों में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, उसको हम साइड में रख देते हैं। काम होने के बाद फिर लड़ाई को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि टीम में अगर एक टीम के अंदर सब बहुत सूझबूझ वाले लोग हैं और सब दोस्त ही हैं और सब अच्छे से काम को समझ पा रहे हैं, तो मतलब जीतने के चांसेस या कामयाब होने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो आपकी टीम में जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी प्रो हैं? हाँ, सबने बॉक्सिंग थोड़ी थोड़ी बॉक्सिंग की हुई है। सबने, मेरी टीम में जो भी लोग हैं, सबने यहाँ यमुनानगर स्टेडियम में जाके थोड़ी बहुत तो बॉक्सिंग की हुई है। तो कितना प्रेशर रहता है आपके ऊपर जब भी कोई टूर्नामेंट में तैयारी करते हैं या टूर्नामेंट में पहुंचते हैं फाइट से पहले? नहीं, प्रेशर तो कुछ नहीं होता। प्रेशर तो ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाई अपने को ये फाइट जीतनी है, इंडिया के लिए खेलने आया हूँ, तो जीतने वाली वो दिमाग में चलती रहती है, और तो उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जीतने से पहले वेट कम करना है, ज्यादा करना है, वो चलता है, और वेट से अगले दिन तो फाइट हो ही जाती है। पूरी दुनिया में घूमने के बाद आपने वाई सिटी यानी कि यमुनानगर में अपना घोंसला बनाया, इसका क्या रीजन है? हाँ, मतलब वाई सिटी, मुझे ये लगता है कि हमारी जो वाई सिटी है ना, इससे बढ़िया कहीं कुछ और है ही नहीं है। थोड़ी सी दूर जाएंगे, यमुना नदी है, जब मर्जी ठंडा पानी होगा, नीले रंग का पानी होगा, जब मर्जी छलांग मार दो उसमें, है ना। अपनी खेती बाड़ी है यहाँ पे, एयरपोर्ट हमारे बहुत नजदीक है, 1-1.5 घंटा एयरपोर्ट दूर है, सब कुछ। अब तो अंबाला एयरपोर्ट भी आ रहा है। हाँ, अम्बाड़ा भी आ जाएगा, सरसावा, मतलब सब कुछ नजदीक नजदीक है। और बचपन से मैं यहीं पे रह रहा हूँ, मेरा गाँव भी बहुत नजदीक है, तो बढ़िया जगह है। तो बॉक्सिंग के बाद क्या, मतलब जब आप रिटायरमेंट लेंगे तो अभी सोचा आपने आगे का? बॉक्सिंग के बाद का भी कुछ नहीं सोचा। कुछ नहीं सोचा है? नहीं। तो अभी मतलब बॉक्सिंग के अलावा अगर आप बॉक्सर नहीं होते तो क्या परस्यू करते? अगर मैं बॉक्सर आपका नहीं इंटरेस्ट? होता तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा था, सच्ची बताऊं। हाँ, क्योंकि मैंने आज तक ना जिंदगी में प्लान ए पे काम किया, बी पे कभी काम ही नहीं किया। दैट्स अ गुड एटीट्यूड। हाँ तो जी। मतलब आप स्पोर्ट्स में ही होते अगर बॉक्सर नहीं होते तो, या बॉक्सर ही होते? मेरे को लगता है मैं बॉक्सर ही होता, और कहीं पे मैं जम ही नहीं पाता। मैंने एथलेटिक्स में मैं बहुत अच्छा था। मेरी 800 मीटर 1600 मीटर बहुत अच्छी रेस थी मेरी, बॉक्सिंग शुरू करने से पहले, बट शायद उसमें मैं बोर हो जाता। तो जो फ्यूचर के हमारे आने वाले बॉक्सर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? जो फ्यूचर के बॉक्सर है, मैं सबको ये कहूंगा, भाई मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कोई और शॉर्टकट है ही नहीं है। मेहनत करेंगे तो शायद हमें एक टूर्नामेंट में नहीं, दूसरे टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, क्योंकि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। जैसा मैं स्पोर्ट्स वालों के बारे में, काफी सारे लोगों के बारे में सुनती हूँ कि देश का नाम रोशन करते हैं, और जब टूर्नामेंट होता है, जब ओलंपिक्स होते हैं, या जब भी वो लोग जाते हैं देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब उनका काफी हाइप होता है, सेलिब्रिटी होते हैं। फिर उसके बाद जब टूर्नामेंट्स नहीं होते हैं तो कोई दुकान चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ तक कि कुछ लोगों का ये हाल है कि मतलब ठेला वेला भी चला रहे हैं। तो आपको नहीं लगता गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ देखना चाहिए? नहीं, देखो, मैं आपको बताऊं, अपने इंडिया में जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि अगर आप नेशनल में, अगर आप ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन है जिसने नेशनल्स तक जाके बहुत अच्छा किया, नेशनल चैंपियन बना है, सीनियर नेशनल में मेडलिस्ट हुआ है, चाहे टीम गेम है चाहे इंडिविजुअल स्पोर्ट है, किसी में भी उनकी जॉब पक्की है। आर्मी में, है ना, आर्मी में, स्टेट पुलिस में, बैंक्स में, बिजली बोर्ड में, रेलवे में तो भरे हुए हैं। हम स्पोर्ट्स पर्सन भरे हुए हैं रेलवेज में, आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में नौकरी मिल ही जाती है। कुछ लोग हैं उस टाइम की वैल्यू नहीं करते, जब उनको जॉब मिलती है उसके बाद उनको कुछ इंजरीज वगैरह हो जाती हैं, और उसके बाद उनका हाल खराब हो जाता है। तो मैं सबको यही कहता हूँ, सबसे पहले स्पोर्ट्स पर्सन हो, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो कोई भी नौकरी पकड़ लो, क्योंकि फिर हमें ठेले नहीं चलाने पड़ेंगे, हम कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो ठेला चला रहे हैं, मतलब आई फील सॉरी फॉर देम, वो एक तरह से क्वालिफाइड नहीं होते हैं जॉब के लिए? नहीं, क्वालिफाइड सब होते हैं। जो बढ़िया मुक्के मारेगा, जो बढ़िया भागेगा, जो भी बढ़िया करेगा, उन सबको नौकरी मिल ही जाएगी। वो उन लोगों को नौकरी नहीं मिली, या तो वो उस लेवल तक खेल नहीं पाए। मैंने जैसे बताया, कोई भी अगर नेशनल्स में जाएगा या नेशनल मेडलिस्ट होगा तो उसको जॉब पक्की मिल जाएगी शायद, या तो वो उस लेवल तक नहीं जा पाए, या उस टाइम पे जब उनको जॉब मिल रही थी उन्होंने बोला अभी नहीं करूंगा, अभी टाइम नहीं है, मैं दोबारा करूंगा।
या 2 साल के बाद करूंगा या 3 साल के बाद करूंगा, वो टाइम छूट जाता है, फिर इंजरी हो जाती है। तो कोई आपको ललकारे तो आप पीठ दिखाने वालों में से तो नहीं है, तो जैक पॉल का एपिसोड उसी का एक उदाहरण है। हाँ जी, मेरे को लगता है हम हरियाणा वाले ऐसे ही होते हैं। हम हरियाणा वालों में ना एक अलग तरह का एटीट्यूड है। हम हरियाणा वालों के ना खून बहुत ज्यादा गर्म है। अगर मैं कंपेयर करूं हरियाणा को, मैं महाराष्ट्र में बहुत रहा हूँ, पूना में बहुत रहा है, वहां के लोग बहुत हम्बल हैं, है ना। वो लोग उन लोगों को गुस्सा बहुत लेट आता है। हरियाणा में तो गुस्सा आगे रखा हुआ है, मतलब खून बहुत ज्यादा गर्म है। और उस खून गर्म का एग्जांपल मैं सबको यही देता हूँ कि यहाँ पे खून बहुत गर्म है, यहाँ की धरती बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव है। उसका उदाहरण आप लोग देख सकते हैं महाभारत में, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई है वृंदावन में, और महाभारत की लड़ाई करने के लिए आए वो कुरुक्षेत्र। क्यों उन्होंने कुरुक्षेत्र चुना? क्योंकि यहाँ की धरती बहुत गर्म है, हरियाणा की धरती बहुत गर्म है। तो वो ब्लड में जो अग्रेशन है, हाँ, वो ब्लड में अग्रेशन है, इसलिए अगर कोई कुछ बोल दे, उसने मेरे को गाली गुली दी थी कहीं कमेंट में, उल्टा सुल्टा बोल रहा था वो, उसने मैसेज भी मुझे, वॉइस नोट भी भेजे मुझे, बहुत सारे गाली देने वाले। हम पहुंच गए पोर्टो रिको। आप सीधा यहाँ से हाँ जी, फ्लाइट लेके। हाँ जी, हम वहाँ पहुंच गए जी। बट उसके बाद जब मैंने देखा तो वो काफी डरा हुआ था आपसे। हाँ, वहां पे मेरे को भी लग रहा था, वो सामने से देख के वो डरा हुआ है। 3 जन बैठे थे वो, लेकिन तीनों के तीनों लग रहे थे कि मतलब आप देखो ना, किसी को अगर मेरे फार्म हाउस के बाहर कोई आ जाए यार, मतलब अकेला आदमी आ जाए और हम सब बैठे हुए आने के लिए मेरे से लड़ने के लिए आ जाए, और मैंने कुछ उसको उल्टा सुल्टा बोला, तो डर तो लगेगा ही नहीं भाई। अकेला आदमी कितना तगड़ा है यार, ये आगे खड़ा होकर डर ही नहीं रहा है ये। तो उस टाइप से तो हरियाणा वाले डरते नहीं है। तो जाट कॉन्फ्रेंस में भी आप जाके आए, वहां पे क्या क्या बातें हुई? हाँ, तो हमारी जाटों के उत्थान की, हाँ, जाट कन्वेंशन थी, ग्लोबल जाट कन्वेंशन थी कनाडा में, और वहां पे सारे यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में जो भी दिग्गज जाट बैठे हैं, जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो सब आए हुए थे। सिर्फ ऐसे ही कुछ बातों का लेन देन था वहां पे, और अपनी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की बात थी, और अपने हरियाणा को स्ट्रॉन्ग करने की बात थी। अपने देश को कैसे हम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, दूसरे देशों में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब बात। I think sports is the best way because Haryana is known for sports women and sportsmen. हाँ जी, वो क्योंकि ब्लड में अग्रेशन है तो वो स्पोर्ट्स में भी दिखता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। जहाँ मैंने देखा है कि दूसरे सारे स्टेट्स तो नहीं, जहाँ शहरों के बच्चे उस एज में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे होते हैं, तो हरियाणा के जो बच्चे होते हैं वो स्पोर्ट्स में अपना नाम बना रहे होते हैं, दंगल और ग्राउंड में। तो नीरज जी, थल सेना से रेलवे में ऐसा क्यों? थल सेना में आपको मजा नहीं आया कि आप रेलवे में शिफ्ट हो गए? नहीं, मैं इंडियन आर्मी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बिकॉज जो आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ, इसकी देन इंडियन आर्मी है। क्योंकि जब मैं 14 साल का था, एक हॉस्टल में गया था, वो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का हॉस्टल था, जिसको बॉय स्पोर्ट्स कंपनी बोलते थे। उस हॉस्टल में था मैं, 3-4 साल में हॉस्टल में रहा। मैं 17.5 साल को गया, तो मुझे आर्मी ज्वाइन करनी थी। मुझे था भी मैं देश के लिए कुछ करूंगा, है ना। तो फिर मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली। मैं आर्मी से ही सर्विसेज खेलता था। मैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की टीम होती है 3, उसके बाद सर्विसेज की टीम बनती है, सर्विसेज से फिर नेशनल खेलते हैं। तो मतलब अच्छा था वो, वहां पे भी अच्छा था। मैं 3-3.5 साल इंडियन आर्मी में रहा हूँ। उसके बाद मेरे को ये लगा कि आर्मी से मैं अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। मुझे अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, और मुझे प्रोफेशनल बॉक्सिंग करनी है, तो मुझे परमिशन लेना, है ना, ये सब चीज करना। हाँ, फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा हैं। तो इन सब से दूर होके, और उसी टाइम मेरे पास रेलवे का ऑफर आ गया। जैसे मैंने आर्मी छोड़ी तो फिर मैंने रेलवे ज्वाइन कर ली, बस यही था जी। तो यूनिफॉर्म का मजा जो है वो अलग ही होता है, लेकिन रेलवे में आप कितना मतलब जा पाते हैं जॉब में? नहीं, मैं लीव विदाउट पे ही हूँ कई महीनों से। हर साल में कई महीनों के लिए लीव विदाउट पे हो जाता हूँ। और रेलवे में अच्छी बात है कि आप लीव विदाउट पे 3 साल तक लगातार लीव विदाउट पे भी रह सकते हो, और ज्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन रेलवे में ही है ना। और आर्मी की यूनिफॉर्म का तो अलग ही काम है। मेरे पास आर्मी की यूनिफॉर्म में सिर्फ एक ही फोटो है मेरी, और मुझे बहुत प्यार है उससे। तो वो जो लिबर्टी आपको यहाँ पे लीव विदाउट पे की मिलती है रेलवे में, इस वजह से आपने स्विच किया? हाँ, यही बोल सकते हैं, नहीं तो यूनिफॉर्म का ग्लैमर जो होता है वो मजा कोई छोड़ेगा नहीं। हाँ जी, मतलब मुझे वहां पे बॉर्डर पे जाके मुझे गोलियां भी चलानी थी, बट अब मैं मुक्के कहीं और चला रहा हूँ। मैं भी अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं बॉर्डर पे किसी दुश्मन को मारूं, दूसरे देश में अपने देश का नाम करूं, तो बराबर ही है। गोलियां चलाऊं या मुक्के से मारूं, हाँ जी, वो बराबर ही है जी। तो हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? अड्डा अनफिल्टर्ड के दर्शक आपको देखें, और जितना प्यार आपको देते हैं हमें भी दें। लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हाँ जी, अड्डा अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फॉलो करके रखो, क्योंकि ये बहुत गजब की चीज लेके आते हैं। सिर्फ ये सेलिब्रिटीज का नहीं, जो भी अपनी फील्ड में सेलिब्रिटी होते हैं, उन सबका पॉडकास्ट आपको दिखाएंगे। सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच, आप मेरे शो में आए, और मतलब 2 बार बात हुई और आपने समय दिया। मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ।
आपकी और आपने शोभा बढ़ाई। Thank you और जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। फिर थैंक यू। मिलेंगे। थैंक यू जी। थैंक यू जी।